MCQs, NCERT solutions, most important questions. So ये जो दोनों के दोनों revolutions हैं, किसके एग्जाम्पल या सैम्पल? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज योर लॉ। लोग जहाँ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, यहाँ पे आके फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे। लोग जहाँ जॉइंट फैमिलीज रखते थे, अब न्यूक्लियर फैमिली रखते हैं। हाँ, तुम लोग अभी बैठ के इंस्टाग्राम चलाते हो, राइट? अभी के टाइम में 5 साल के 6 साल के बच्चों को देखो तो मोबाइल में एक्सपर्ट है। क्राइम मतलब क्या होता है कि हम लोग किसी लॉ को ब्रेक करते हैं, दैट इज क्राइम। एंड वायलेशन मतलब कोई भी लॉ एक्सिस्टिंग है एंड हम उसे अनफॉलो करते हैं, तो दैट इज नोन एज योर वायलेशन। राइट टू प्रोटेस्ट, बट तुम प्रोटेस्ट ऐसे कर रहे हो कि तुम गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को आग लगा दे रहे हो। क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? अब चीजें व्यवस्थित नहीं होगी तो कोई किसी भी बेंच पे जाके बैठ जाएगा, हल्ला होने लगेगा क्लास में, बेंच तोड़ देगा, कोई विंडो तोड़ देगा, राइट? यहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल के अंदर स्पेशल क्वालिटी होती है बड़े बड़े ग्रुप्स को इन्फ्लुएंस करने की, तो ये हमारे कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। जय हिंद एवरीवन, दिस इज सभी एंड आप सभी की ह्यूमैनिटीज मेंटर। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर सेकेंड बुक, दैट इज सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर। तुम्हारा सेकेंड बुक जो है उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम लोगों ने सबसे पहले तो कंप्लीट चैप्टर को अंडरस्टैंड कर लिया है फ्रॉम अ वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर। एंड आज के इस वीडियो से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं MCQs, NCERT सॉल्यूशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ये सारे के सारे जो नोट्स होंगे वो मैं तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी। अगर तुम लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है सो गो एंड ज्वाइन इट। एंड साथ ही अगर तुम लोगों ने हमारा वन शॉट वीडियो लेक्चर भी नहीं देखा है तो अभी जाके देख लो, ठीक है? जिससे मैं तुम लोगों को अश्योर करी हूँ कि अगर तुम लोगों ने ये दोनों के दोनों वीडियोस देख लिए, वन शॉट वीडियो लेक्चर एंड ये वाला पूरा वीडियो देख लिया, देन आई कैन अश्योर यू दैट यू विल गेट 100% मार्क्स इन योर एग्जामिनेशंस। ओके, एक आखिरी प्रहार के साथ शुरू करेंगे एंड डिस्कस करेंगे MCQs। जो लोग भी हमारे साथ एकदम शुरू से बने हुए हैं उन लोगों को अच्छे से पता है कि MCQs हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं। मैं तुम लोगों को क्वेश्चन समझाऊंगी, बताऊंगी, ऑप्शंस भी दिखाऊंगी एंड आंसर तुम लोगों को अपने मन में गेस करना है। देन मैं बताऊंगी कि MCQs कितने हैं, कितने मार्क्स के हैं एंड तुम लोगों को अपने आप को मार्क्स भी देना है। एंड साथ ही में तुम लोगों को मुझे अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में बताना है। सो जो हम लोग MCQs करने वाले हैं आज के इस वीडियो में चैप्टर 2 के ऊपर, वो होंगे 21 MCQs एंड वन ईच कैरिंग 1 मार्क्स। ओके, तो अब हम लोग वेट कर रहे हैं, MCQs को हम लोग करने वाले हैं अब स्टार्ट। सो मेक श्योर कि सभी के क्वेश्चंस के आंसर अपने माइंड में गेस करना एंड पॉइंट्स देना मत भूलना। साथ ही में कमेंट सेक्शन में मुझे अपने मार्क्स देना भी मत भूलना, ताकि मुझे भी पता चले कि तुम लोगों को चैप्टर कितने ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो रहा है। साथ ही अगर कोई डाउट भी हो तो वो भी तुम लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो, ठीक है? सो MCQs के साथ शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच थिंकर प्रपोज्ड अ थ्योरी वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व और चेंज स्लोली ओवर सेवरल सेंचुरीज और मे बी मिलेनिया बाय अडॉप्टिंग देमसेल्व्स टू नेचुरल सर्कमस्टेंसेस। एज अ ह्यूमन बीइंग्स हम लोग जब इवॉल्व करते हैं तो हमें काफ़ी सारी चीज़ों को काफ़ी सारे सिचुएशंस को अडॉप्ट करना होता है, राइट? सो ऐसे कौन से थिंकर थे जिन्होंने प्रपोज किया था ऐसा थ्योरी जो कि बोलता है कि नेचुरल एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस जो है, यानी कि ह्यूमंस जो है वो इवॉल्व होते हैं बाय अडैप्टिंग टू देयर नेचुरल सर्कमस्टेंसेस। ऐसे कौन से थिंकर थे जिन्होंने ये आइडिया, ये थ्योरी प्रपोज की थी? क्या वो स्पेंसर थे, क्या वो डार्विन थे, क्या वो आइंस्टाइन थे, क्या वो कॉम्टे थे? सो इसका आंसर तुम लोगों को अपने माइंड में सोचना है एंड देन आई विल से द आंसर। सो माइंड में आंसर आई होप सोच लिया होगा तुम लोगों ने एंड द राइट आंसर इज डार्विन। हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे जो डार्विन है उन्होंने नेचुरल इवोल्यूशन थ्योरी दी थी एंड कैसे हम सोसाइटी को इससे इसी एस्पेक्ट से जोड़कर सोशल डार्विनिज्म का कॉन्सेप्ट लाते हैं। सोशल डार्विनिज्म के हिसाब से जब समाज में जो भी चेंजेस हो रहे होते हैं हमारे फ्रॉम इन्फेंसी से हम लोग अब तक देखते आए हैं एंड लाइफ लॉन्ग हम लोग जो समाज में चेंजेस देखने वाले हैं या समाज में चीज़ों को सीखने, जानने और समझने वाले हैं, इन सभी सर्कमस्टेंसेस को जब हम लोग डील कर लेते हैं सो हम बनते हैं एक ह्यूमन सोशल बीइंग, राइट? सो दैट इज नोन एज योर सोशल डार्विनिज्म का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ऑल अबाउट। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि हुआ था 1789 में टू 1789 से 93 तक एंड देयरफॉर द सोवियत और रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1970s आर सैम्पल्स ऑफ। सो ये जो दोनों के दोनों रिवॉल्यूशंस है ये किसके एग्जाम्पल या सैम्पल हैं?
क्या ये इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है, क्या ये पॉलिटिकल इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है, क्या ये सोशल इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है, या फिर ये रिवॉल्यूशन का एग्जाम्पल है? तो इसका आंसर तुम्हें अपने माइंड में गेस करना है एंड देन आई से द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रिवॉल्यूशन। हम लोगों ने चैप्टर में ही पढ़ रखा था रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है एंड इवोल्यूशन में क्या मतलब क्या होता है। इवोल्यूशन मतलब वो चेंजेस जो बहुत स्लोली आ रहे होते हैं, whereas रिवॉल्यूशन मतलब वो चेंजेस जो बहुत रैपिड होते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी एक रैपिड रिवॉल्यूशन हुआ था जो कि बहुत अचानक से हुआ एंड इस रिवॉल्यूशन से हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत बड़ा चेंज भी हम लोगों ने देखा, राइट? एज वेल एज द सेम कंसेप्ट इज देयर विद द सोवियत और रशियन रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। Social Darwinism could be a theory that emphasizes the importance of dash changes। यानी कि सोशल डार्विनिज्म के कॉन्सेप्ट को हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं वो किसकी इंपॉर्टेंस, कौन से चेंज के इंपॉर्टेंस को शो करता है? क्या ये रिवॉल्यूशनरी चेंज को शो करता है, क्या वो एडाप्टिव चेंजेस को शो करता है, क्या वो इवोल्यूशनरी चेंजेस को शो करता है, या सोसाइटल चेंजेस को शो करता है? इसका आंसर अभी हम लोगों ने इस पार्ट को डिस्कस किया था, तो आई एक्सपेक्ट कि इस आंसर को तुम लोग राइट बताओगे। बस क्वेश्चन तुमको ध्यान से पढ़ना है। इसमें बोला ये जा रहा है कि हमारे जो सोशल डार्विनिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये जो सोशल डार्विनिज्म का जो थ्योरी है, ये किस पे फोकस करता है, किस चीज पे फोकस करता है, कौन से चेंज पे फोकस करता है? रिवॉल्यूशनरी पे, एडाप्टिव पे, इवोल्यूशनरी पे, या सोसाइटल पे? देखो इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, तो ध्यान से समझना एंड क्वेश्चन को आंसर करना। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एडाप्टिव चेंजेस। क्यों? बिकॉज हम लोग जब समाज में हो रहे सर्कमस्टेंसेस को, सिचुएशंस को अडाप्ट करते हैं, तभी हम लोग सोशल बीइंग बनते हैं, राइट? तभी हम एक एक्चुअल ह्यूमन बींग्स कहलाते हैं एंड दैट थ्योरी, दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज सोशल डार्विनिज्म, राइट? अभी अभी मैंने तुम लोगों को बताया था। सो दैट इज द रीजन वाई यहाँ पे हम लोग एडाप्टिव चेंजेस को मेन फोकस में रखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। यूथ रेबेलियन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश कल्चर। जो यूथ रेबेलियंस होते हैं ये कौन से कल्चर का एक एग्जाम्पल है? क्या ये एडाप्टिव कल्चर का एग्जाम्पल है, सोसाइटल कल्चर का एग्जाम्पल है, काउंटर कल्चर का एग्जाम्पल है, या रेवोल्यूशनरी कल्चर का एग्जाम्पल है? इसे हम लोगों ने चैप्टर के अंदर डिस्कस कर रखा है। सो यू हैव टू टेल द आंसर एंड द राइट आंसर इज काउंटर कल्चर। सो हमारा जो यूथ रेबेलियन है इसे हम लोग कहते हैं काउंटर कल्चर, ठीक है? नेक्स्ट हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। The natural disaster that hit Indonesia, Sri Lanka, the Andaman Islands and the parts of Tamil Nadu in December 2004 hoped irreversible counterculture revolution। इसका क्या मतलब है? जो हमारा नेचुरल डिजास्टर हुआ था इंडोनेशिया में एंड साथ ही में श्रीलंका एंड हमारा हुआ था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, या और साथ ही में तमिलनाडु में दिसंबर 2004 के आसपास, ये सारे जो है वो किस चीज को शो कर रहे हैं? क्या ये चेंजेस जो है वो रिवर्सिबल हैं, इरिवर्सिबल है, काउंटर कल्चर को शो कर रहे हैं, या रिवॉल्यूशन को शो कर रहे हैं? सो दिस इज ऑल्सो अगेन वेरी इजी एंड द राइट आंसर इज इरिवर्सिबल चेंजेस। सबसे पहले तो क्वेश्चन में दिख गया था नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर मतलब एनवायरमेंट का वो एस्पेक्ट जो कि चेंज नहीं हो सकता, राइट? इस नेचुरल डिजास्टर लाइक फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक वगैरह आता है तो हमारा जो लाइफ में चेंजेस आते हैं वो हमेशा के लिए चेंज आ जाता है। फॉर एग्जांपल हमें दूसरे शहरों में शिफ्ट करना पड़ता है, राइट? तो ये हमारे लाइफ थ्रू आउट लाइफ में हम लोग को याद रहता है। बहुत इरिवर्सिबल चेंज है। इरिवर्सिबल मतलब हम लोग उसको अपनी लाइफ से हटा नहीं सकते। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 6। रूलिंग फैमिलीज ऑफ मेवाड़ इन राजस्थान इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैप्राइज अथॉरिटी। तो तुम्हें यहाँ पे बताना है कि ये जो हमारे रूलिंग फैमिलीज होती है मेवाड़ के अंदर, जो रूलिंग फैमिलीज हैं, ये किस चीज़ के एग्जाम्पल्स को शो कर रहे होते हैं? क्या ये ब्यूरोक्रेटिक को शो कर रहे हैं, कैरिस्मेटिक को शो करते हैं, ट्रेडिशनल को शो करते हैं, या नन ऑफ द अबव को शो करते हैं? सो द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज, यू हैव टू थिंक इन योर माइंड एंड द आंसर इज ट्रेडिशनल। ओके, जहाँ हमारे फैमिली की बात की है कि कोई भी फैमिली जो है वो रूल्स रेगुलेशंस बना रही है, रूल कर रही है एक जगह पे, एक मेवाड़ के प्लेस पे, तो ये हमारे ट्रेडिशनल अथॉरिटी को शो कर रहा होता है, राइट? जो हमें अपने पूर्वजों से मिला होता है कहीं ना कहीं, लाइक दैट। नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड विद द ईयर। ये जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है, मनरेगा जो स्कीम है, वो कौन से ईयर में इम्प्लीमेंट हुई थी या इंट्रोड्यूस हुई थी? 2002 में, 3 में, 4 में, या 5 में? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5, ठीक है? 2005 में आई थी, इंट्रोड्यूस हुई थी। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 8।
Which term refers to an explicitly codified norm or rule? ऐसा कौन सा टर्म है जिसका मतलब होता है explicitly codified rules और रेगुलेशंस, यानी कि जो रेगुलेशंस, जो रूल्स सभी के लिए एक बराबर हैं, सभी को वो रूल्स एंड रेगुलेशंस इस समाज में नेशन के या स्टेट के मेंबर्स को सभी को ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। क्या ये टैरिफ्स होते हैं, क्या ये लॉ होता है, क्या वो अथॉरिटी होता है, या क्या ये इवोल्यूशन होता है? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज योर लॉ। जो हमारा कानून होता है वो सबके लिए एक बराबर होता है, एंड कानून यानी कि लॉ के अंदर हमारे रूल्स रेगुलेशंस मेंशन होते हैं जो हर किसी को फॉलो करने होते हैं, वेदर ही इज अ रिच पर्सन, वेदर ही इज अ poor person, you have to equally follow that rules and regulations. So that is the answer. Then comes which term is employed to explain. ये देखो तुम लोगों को तो ध्यान में रखना कि तुम लोगों को पॉइंट्स अपने नोट डाउन करते रहना है, ठीक है? which term is employed to explain the conversion of a occasional class urban neighborhood into middle or social class neighborhood. ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। किस टर्म का मतलब है conversion of an occasional class, यानी कि अर्बन नेबरहुड जो है वो मिडिल क्लास से एक सोशल क्लास नेबरहुड बन जाता है, क्लास को चेंज कर देते हैं, लाइक दैट। सो द ऑप्शंस आर टेरिफ्स, charismatic, gentrification, evolution. So the right answer you have to guess in your mind, and the answer is gentrification. Gentrification means you have the, ये एक ऐसा टर्म्स है जिसका ये मतलब होता है कि हम अपने क्लास को चेंज कर सकते हैं, राइट? हम अगर मिडिल क्लास हैं तो हम अपने क्लास को चेंज कर सकते हैं, लाइक दैट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। द टर्म डोमिनेंट कास्ट वाज कॉइन्ड बाय द यूज ऑफ सोशियोलॉजिस्ट। ऐसे कौन से सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस टर्म पे फोकस किया था? कौन से टर्म पे? डोमिनेंट कास्ट के टर्म पे। क्या वो एम एन श्रीनिवास थे, क्या वो एंड्री बेटेल थे, क्या रामास्वामी थे, या फिर ए आर देसाई थे? सो द राइट आंसर यू हैव टू गेस इन योर माइंड, एंड द आंसर इज एम एन श्रीनिवास। एम एन श्रीनिवास ये एक ऐसे सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मेनली फोकस किया है एंड स्टडी किया है अबाउट विलेजेस इन इंडिया। सो इसीलिए उन्होंने मेन फोकस अपने विलेज के अंदर भी डोमिनेंट कास्ट के बारे में बताने की कोशिश की है। तो उसी जगह पे हम लोगों ने उसी जगह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन को उठाया है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं तुम्हारे एग्जाम्स में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। सोशल चेंज का मतलब क्या होता है? इन सभी डेफिनेशन में से सोशल चेंज का जो अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है वो तुम्हें चूज करना है। क्या ये सोशल चेंज एक बिग एंड सिग्निफिशिएंट चेंज होता है जो ट्रांसफॉर्म करता है चीज़ों को फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? किसी चीज़ में फंडामेंटली चेंज लाता है, या फिर एक रिवॉल्यूशनरी चेंज जो कि टेक प्लेस करता है सडनली कभी कभार या फिर कोई ऐसा रिवॉल्यूशनरी चेंज जो कि सडनली हो जाता है एंड इम्पैक्ट करता है लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, एंड इवोल्यूशनरी चेंज ग्रेजुअली चेंजिंग सोसाइटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या फिर कोई इवोल्यूशनरी चेंज जो कि धीरे धीरे आता है समाज में एंड लोगों को धीरे धीरे प्रभावित करता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। So the right answer you have to think in your mind, ये बहुत आसान है, you have to guess the right answer, okay? So the right answer is option number A. हमारा सोशल चेंज मतलब वो चेंजेस जो हमारी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करते हैं फ्रॉम अ फंडामेंटल वे, स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, यानी कि ऐसे चेंज जो बहुत बड़े होते हैं एंड बड़े स्तर पे लोगों के लाइफ में, लाइफ स्टाइल्स में चेंजेस लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले के टाइम में मोबाइल फोन स्क्रीन टच नहीं हुआ करते थे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब नहीं हुआ करता था, राइट? लेकिन ये जो चेंज आया, सो इस चेंज ने, यानी कि मोबाइल फोन्स ने, स्क्रीन टच मोबाइल फोन्स ने स्पेशली हमारे लाइफ स्टाइल्स को कर दिया है पूरी तरीके से चेंज। तो तुम लोग यहाँ पे लाइफस्टाइल को कंपेयर भी कर सकते हो, पहले के टाइम में लोग कैसे रहते होंगे एंड अब के टाइम में लोग कैसे हो चुके हैं, राइट? सो ये हमारा एग्जाम्पल है सोशल चेंज का, बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। सो द इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ चार्ल्स डार्विन हाईलाइट्स अ काइंड ऑफ सोशल चेंज व्हिच इज व्हाई पीपल इन द सोशल वर्ल्ड ऑफन रेफर टू द थ्योरी ऑफ डार्विन एज, यानी कि हमारे जो इवोल्यूशनरी थ्योरी है उससे हम जब सोसाइटी के हिसाब से और सोशल वर्ल्ड के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं, सो उस थ्योरी को हम क्या कहते हैं? कैसे हम सोशियोलॉजिकल डार्विनिज्म कहते हैं, क्या इसे हम सोसाइटल डार्विनिज्म कहते हैं, क्या इसे हम सोशल डार्विनिज्म कहते हैं, क्या इसे हम सोशल डार्विनिज्म कहते हैं, या फिर सोशियो कल्चरल डार्विनिज्म कहते हैं? तो अभी मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। सो यू हैव टू गिव द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सोशल डार्विनिज्म, राइट? सो आई होप सबको ये बहुत अच्छे चल रहे हैं, सबके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, राइट?
सो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ. द फ्रेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इम्प्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो फ्रेज बोला गया है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये किस चीज पर सूट करता है. द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल्स ओनली मेड पॉसिबल एज ग्रुप. ग्रुप में हम जब रहेंगे तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे, क्या इसका मतलब ये है. या फिर द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन देयर हेल्थ. अगर तुम्हारा हेल्थ सही नहीं होगा तो तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्या इसके बारे में बोला गया है. या फिर सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल इज ओनली पॉसिबल रिलाइंग ऑन वन अनदर. जब हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं तभी हम सर्वाइव कर पाते हैं, क्या इसका मतलब ये है. या फिर इसका मतलब ये है कि द सर्वाइवल of the individual is dependent on their ability to the environment, यानी कि हमारा सर्वाइवल तभी हो पाता है जब हम अपने इन्वायरमेंट में हो रहे चेंजेस को अडॉप्ट कर लेते हैं. सो इन सभी में से इस फ्रेज, यानी कि जो हमारा फ्रेज दिया हुआ है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसका राइट डेफिनेशन क्या है. तुम्हें इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है एंड साथ में अपने माइंड में गेस भी करना है. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, यानी कि वही इंसान सर्वाइव कर सकता है जो समाज में हो रहे चेंजेस को अडॉप्ट करे. राइट, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन विच ओरिजिनेटेड इन ब्रिटेन इम्पैक्टेड सोसाइटी अराउंड द ग्लोब, यानी कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था, वो सभी मतलब पूरे अर्थ को बहुत ग्रेटली इफेक्ट किया, बहुत पूरे ग्लोब को बहुत ग्रेटली इफेक्ट किया है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने. सो दिस रिवॉल्यूशन लेड टू विच काइंड ऑफ सोशल चेंज. सो इस रिवॉल्यूशन को हम कौन से काइंड ऑफ सोशल चेंज की कैटेगरी में डाल सकते हैं. टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी चेंज में, इकोनॉमिक एंड रिवॉल्यूशनरी सोशल चेंज में, या रिवॉल्यूशनरी एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज में, या फिर टेक्नोलॉजी इकोनॉमिकल एंड रिवॉल्यूशनरी चेंज में. सो इसका राइट आंसर तुम लोगों को गेस करना है, तुम लोगों को बताना है एंड देन यू हैव टू मैच आउट द आंसर इफ इट इज राइट और रॉन्ग. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑप्शन टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक चेंज. हम लोगों ने प्रीवियस के कितने ही सारे वीडियो में हम लोगों ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया है. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब जब हमारे इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज डेवलप हो गई थी, हमारे समाज में सिटीज़ का जो लाइफ है, सिटी का जो कॉन्सेप्ट वो स्टार्ट हो गया था. लोग जो है वो अपने गाँव से शहरों में आने लगे. राइट, बहुत से चेंजेस आए. लाइक फॉर एग्जांपल हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि कैसे लोग जहाँ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे यहाँ पे आके फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे. लोग जहाँ जॉइंट फैमिलीज रखते थे अब न्यूक्लियर फैमिली रखते हैं. राइट, अब लोग जो है वो बहुत ज़्यादा खेती में ही डिपेंडेंट थे, अब उन्हें बहुत ज़्यादा शहरों में आके बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है दिन रात. यहाँ पे सुविधाएँ भी नहीं है बट फिर भी उन्हें जैसे तैसे इस कंडीशंस को झेलना पड़ता है. ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में डिस्कस की थी. साथ में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के थ्रू काफ़ी ज़्यादा और भी चेंजेस आए थे, लाइक स्टीम शिप, स्टीम इंजन और कनेक्टिविटी, ट्रेड, ये सारी चीज़ें और ज़्यादा बड़े स्तर पे हुई थी. राइट, दैट इज़ द रीज़न वाई ये टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक चेंज है. टेक्नोलॉजीज़ में चेंजेस आए, नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम में. एंड इकोनॉमिक चेंज इसलिए बिकॉज इसने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट की. ओके, सो दैट इज द रीजन वाई दिस इज आंसर. एंड 15 नंबर क्वेश्चन पे मेरे साथ मूव करो. क्या क्वेश्चन बोल रहा है? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैरीज अ हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में भी हम लोगों ने कितने ज़्यादा बातें कर ली. राइट, सो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसका एक बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है. दिस रिवॉल्यूशन एंडेड अप ओवरथ्रोइंग monarchy or former ruling class, resulting in the peasantry force or challengers raising to power. This scenario highlights which of the following. So हम लोगों ने देखा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, मोनार्की को ओवरथ्रोन किया गया था. राइट, एंड हम लोगों ने जो पेजेंट्री क्लास थे उसने अपने पावर को रेस किया. एंड क्या हुआ, सिनेरियो एक अलग ही सिनेरियो इंट्रोड्यूस हुआ, देखने को मिला समाज में. सो ऐसा कौन सा चीज़ हम लोग देखते हैं वहाँ पे? एक चेंज जो कि आया कल्चर के चेंज की वजह से, एक चेंज जो कि आया इकोनॉमिक चेंज की वजह से, एक चेंज जो कि पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन लाता है और गवर्नेंस की स्टाइल को चेंज करता है. ये एक ऐसा चेंज जो कि पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन लाता है बट गवर्नेंस में कोई चेंज नहीं आता है. सो कौन सा आंसर है राइट आंसर तुम लोगों को मुझे बताना है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो एक ऐसा चेंज था जिसने ना सिर्फ पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस लाए बट गवर्नेंस की स्टाइल को भी
चेंज किया। पहले के टाइम में बहुत ज्यादा पावर नहीं दी जाती थी कॉमन मास पीपल को, राइट, बट अब कॉमन मास पीपल को उनकी राइट्स चाहिए, जैसे फ्रीडम चाहिए, उन्हें इक्वालिटी चाहिए समाज में, उन्हें फ्रैटर्निटी चाहिए, उन्हें और भी सारी बेसिक चीजें चाहिए जैसे राइट टू वोट एंड ऑल, राइट। सो ये पॉलिटिकल चेंजेस आया, गवर्नेंस की स्टाइल को पूरी तरीके से चेंज किया गया, राइट। सो ये हमारा राइट आंसर है एंड आई होप सभी ने आंसर सही दिया हो। क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करते हैं। The concept and idea of childhood as a special stage of life gained significance in the 19th and 20th century. Before this, children were often helped their families at work from age of 5 to 6. The early factory system depended on them. This realization about childhood represents which kind of चेंज अमॉन्ग द फॉलोइंग। सो यहाँ पे बताया गया कि हम लोगों ने चाइल्डहुड के बारे में पढ़ा था कि पहले जो है चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट कैसा था। पहले जो छोटे छोटे बच्चे थे, यानी कि फ्रॉम 5 से लेके 6 साल, 5 से लेके 6 साल के जो बच्चे थे, वो फैक्ट्रीज में काम किया करते थे, इंडस्ट्रीज में काम किया करते थे, मजदूरी किया करते थे, पैसे कमाते थे, ठीक है। तुम लोग अभी बैठ के इंस्टाग्राम चलाते होगे, राइट। अभी के टाइम में 5 साल के 6 साल के बच्चों को देखो तो वो मोबाइल में एक्सपर्ट है, कंप्यूटर चलाने लग जाते हैं, राइट। डिजिटल गैजेट्स में सो बोलो ही मत, राइट। एंड हाँ, सो वापस से टॉपिक पे आते हैं। 5 to 6 एज में जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे, स्ट्रगल करते थे, सेम एज द पर्सन हु इज इन द एज ऑफ 21, ठीक है। 20 साल के 21 साल के जो लड़कियां करती थी काम, वैसे ही काम छोटे छोटे बच्चों को भी करना पड़ता था, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट था हमारे चाइल्डहुड का। बट जब हम लोग, हमारे समाज में जागरूकता आई कि भाई छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं, इनकी उम्र है अभी खेलने कूदने की, राइट, पढ़ने लिखने की, एंड फैक्ट्रीज में काम करवाया जा रहा है, तो बहुत से सोशल थिंकर्स ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाया। एंड ये जो कॉन्सेप्ट है, आइडिया है चाइल्डहुड के बारे में, वो चेंज हुआ समाज के अंदर, राइट। कौन से चेंज का ये एग्जाम्पल है? चेंजेस इन वैल्यूज, चेंजेस इन बिलीफ सिस्टम, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। So the right answer of this question is both A and B. Why? Because हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे वैल्यूज में, हमारी आइडियाज में, हमारी सोच में, हमारे बिलीफ में चेंजेस आए थे, एंड इसी रीजन की वजह से चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज हुआ। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे, एंड द क्वेश्चन इज सोशल ऑर्डर इन सोसाइटी इज मेंटेन विद द हेल्प ऑफ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग। किस चीज की वजह से हम अपने सोशल ऑर्डर को मेंटेन करके रखते हैं? इससे पहले तुम लोगों को पता होना चाहिए सोशल ऑर्डर क्या होता है। सोशल ऑर्डर मतलब समाज में एक तरीके से व्यवस्था स्थापित करना। फॉर एग्जाम्पल कि कौन सा रूल्स होगा, कौन से रेगुलेशंस होगा, एंड किस तरीके से हमारा समाज वर्क करेगा, ठीक है, किस तरीके से लोग समाज में जो हैं वो वर्क करेंगे। ऑल दिस इज नोन एज योर सोशल ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? डोमिनेशन की और लॉ की और अथॉरिटी की, अथॉरिटी, लॉ एंड डोमिनेशन की, या अथॉरिटी एंड डोमिनेशन की। यहाँ पे एन होगा, कट गया है। सो द राइट आंसर यू हैव टू गेस। कौन सा राइट आंसर है? आई होप एवरीवन हैव गिवन द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज अथॉरिटी, लॉ एंड डोमिनेशन। हमारे समाज में ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लॉ की भी जरूरत है, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन जिसमें लिखे हो, कानून लिखे हो, साथ में अथॉरिटी, पनिश करने के लिए एक अथॉरिटी हो, राइट, जैसे पुलिस है, राइट। देन डोमिनेशन मतलब एक प्रॉपर एंड पॉजिटिव फॉर्म में डोमिनेशन की जरूरत भी है। तो सोशल ऑर्डर समाज में मेंटेन करने के लिए डोमिनेशन, अथॉरिटी एंड लॉ तीनों की ही इक्वल इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, इन्फ्यूजन ऑफ विच फैक्टर ट्रांसफॉर्म्स पावर इनटू अथॉरिटी। किस चीज की वजह से हमारा जो पावर है वो अथॉरिटी हो जाता है? पावर मतलब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस पे, कि हमारा जो पावर है इसका मतलब ये है कि मैं किसी के साथ किसी के राइट्स को छीन कर अपनी मर्जी का काम उससे करवा रही हूँ, लाइक दैट। सो दैट इज नोन एज योर पावर, राइट। एंड कब एक पावर जो है वो अथॉरिटी का फॉर्म ले लेती है अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, तुम्हें बताना है। जब हमारा पावर में एडाप्टेबिलिटी आ जाती है, जब हमारे पावर में कोअर्शन आ जाता है, जब हमारे पावर में लेजिटिमेशन आ जाता है, या जब हमारे पावर में अबॉलिशन आ जाता है। तुम लोगों को इसका राइट आंसर गेस करना है, एंड द राइट आंसर इज लेजिटिमेशन। मतलब जैसे ही हमारे पावर में ऐड होता है व्हाट नोन एज लेजिटिमेशन, वो अथॉरिटी बन जाती है। हमारे पावर को सीमित कर दिया जाता है कि हम अपने पावर का इस्तेमाल यही सारे कामों में कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हमारे प्रिंसिपल जो है हमें पनिश करेंगे, पर पनिश हर टाइम वो नहीं कर सकते हैं, राइट। वो तभी हमें पनिश करेंगे जब हम लोग कुछ गलत काम करेंगे, राइट। सो अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग को पता होता है कि जो सामने वाले पर्सन है वो अपने पावर का इस्तेमाल हमें हमारे भले के लिए करे, तो दैट कंसेप्ट इज नोन एज योर अथॉरिटी। सो अथॉरिटी शुड बी ऑलवेज राइट, ऑलवेज शुड बी जस्ट एंड फेयर, देन इट इज नोन एज योर अथॉरिटी। अपने पावर को सही तरीके से, फेयर तरीके से यूज करते हैं तो वो हमारी अथॉरिटी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीडर ऑफ अ सेक्ट wills dash without it being dash। हमें अपने सेक्ट के लीडर में क्या देखने को मिलता है? So the options are authority formalized, power acceptable, authority acceptable, power non-formalized। So the option you have to guess in your mind। हमारे जो लीडर होते हैं सेक्स के, उनके पास क्या नहीं होता है पर फिर भी होता है, like that। So the option you have to the right answer you have to guess, and the right answer is ऑथोरिटी फॉर्मलाइज्ड। अब देखो क्वेश्चन को अब अच्छे से समझ पाएंगे जब आंसर हमारे पास है। हम लोग को पता है हमारे जो रिलीजियस लीडर है वो हमारे भला चाहते हैं, राइट। सो जो भी वो डिसीजंस लेंगे, जो भी वो सोचेंगे, हमारे कुछ सजेस्ट करेंगे, वो सही होगा। बट जो भी उनका जो अथॉरिटी है वो फॉर्मलाइज नहीं है। मतलब फॉर्मलाइज नहीं यानी कि जैसे लॉ है कि सभी को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। डिस्पाइट ऑफ योर गर्ल बॉय, हर सिटीजन्स को इक्वली लॉज को मानना पड़ता है, बिकॉज वो फॉर्मलाइज है, सभी के लिए इक्वल है। बट जो हमारे रिलीजियस लीडर्स होते हैं वो जो भी बताते हैं, वो जो भी सजेस्ट करते हैं, वो इनफॉर्मल होता है, राइट। सो उनकी अथॉरिटी है बट फॉर्मलाइज तरीके से नहीं है, इनफॉर्मल तरीके से, एंड दैट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। क्राइम एंड वायलेंस जो है वो स्टैंड करता है इन द वे ऑफ सोशल ऑर्डर एंड पीस। हमारे समाज में ऑर्डर एंड पीस को खराब करने का काम ज्यादातर क्राइम एंड वायलेंस का होता है, राइट। सो देयरफॉर एनी एक्ट ऑफ डेवियंस हार्मिंग सोशल ऑर्डर बट मस्ट बी प्रिवेंटेड टू एट ऑल कॉस्ट फॉर सोशल हार्मोनी। पिक द राइट ऑप्शन फ्रॉम दिस कॉन्टेक्स्ट। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इसीलिए हमें अपने समाज में कोशिश करनी है कि हमारे समाज में जो वायलेंस है, जो क्राइम है, वो कम से कम हो या ना हो, लाइक दैट। सो तुम्हें इसी कॉन्टेक्स्ट में एक सही ऑप्शन को चूज करना है। क्या वायलेंस एंड क्राइम जो है वो सिमिलर है एंड कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड, ये दोनों अलग नहीं है बट सेम ही है, या फिर क्राइम एंड वायलेंस जो है वो अंडरस्टैंड किया जाता है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, या फिर द क्राइम जो है उसका मतलब होता है कि ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ बाय गांधी डिड नॉट कैरी अ मॉरल अंडरटोन, या फिर वायलेंस डज नॉट इन्वॉल्व फिजिकल एंड हार्म लाइक क्राइम, यानी कि वायलेंस जो है उसमें फिजिकल हार्म नहीं होता है जैसे क्राइम में होता है। सो इसका राइट आंसर है तुम्हारा सेकंड ऑप्शन, क्राइम एंड वायलेंस। जस्ट अ सेकंड। क्राइम एंड वायलेंस आर अंडरस्टूड इन कॉन्सेप्ट और इन रिलेशंस विथ लॉ। यानी कि क्राइम मतलब क्या होता है कि हम लोग किसी लॉ को ब्रेक करते हैं, दैट इज क्राइम। एंड वायलेशन मतलब कोई भी लॉ एग्जिस्टिंग है एंड हम उसे अनफॉलो करते हैं, तो दैट इज नोन एज योर वायलेशन। फॉर एग्जाम्पल यू हैव द राइट टू प्रोटेस्ट, बट तुम प्रोटेस्ट ऐसे कर रहे हो कि तुम गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को आग लगा दे रहे हो, लाइक दैट। सो ये हो गया तुम्हारा वायलेंस शो करना, राइट। ये तुम एक वायलेंस शो कर रहे हो, सो दैट इज योर एक्सट्रीम वायलेंस फॉर्म एंड दैट इज द थिंग विच इज रिटन। सो क्राइम एंड वायलेंस हम लोग समझ सकते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट नोन एज लॉ, सो दिस इज द राइट आंसर। 21st क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि चूज करो राइट स्टेटमेंट जो कि कल्चर के बारे में सही बात बता रहा है। देयर इज नो कल्चरल लैग एग्जिस्टिंग बिटवीन द रूरल एंड अर्बन सेटिंग्स एंड इट इज अ मिथ, यानी कि हमारे गांव में एंड शहरों में कोई भी कल्चरल लैग नहीं है। क्या ये सही बात है? या फिर द कल्चर ऑब्जर्व्ड इन विलेजेस एंड सिटीज सीम्स टू अलाइन एंड कोइंसाइड, यानी कि साथ साथ चलते हैं, लाइक दैट। Culture is used as a short label for very wide field of ideas, values, beliefs that are important to people. Culture जो है वो एक बहुत ही छोटा सा टर्म है जिसके अंदर हमारे ideas, values, beliefs आते हैं जो कि हमारे लाइफ के लिए और हमारे लिए बहुत ज़्यादा important है। Cultural change leading to social change cannot be seen in evolution of ideas about the peace of women in society, यानी कि culture change जो है से हमारे समाज में
इवोल्यूशन ऑफ आइडियाज वगैरह नहीं होते हैं इन कॉन्टेक्स्ट फॉर वुमेन्स। सो इसमें से राइट आंसर तुम्हें बताना है कि कल्चर के बारे में कौन सा ऑप्शन सही बात बता रहा है। सो द राइट आंसर इज ये थर्ड ऑप्शन। क्या बता रहा है ये थर्ड ऑप्शन बता रहा है कि कल्चर जो है वो बहुत छोटा सा टर्म है जिसके अंदर हमारे आइडियाज, वैल्यूज, लाइफ स्टाइल्स एंड रहने के तौर तरीके, बिलीफ सिस्टम सब कुछ आता है, राइट। एंड हमारी लाइफ के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड साथ में एसेंशियल भी है, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर। एंड इसी के साथ हम लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग। हम लोगों ने एमसीक्यू उसको कर लिया है कंप्लीट। आई होप तुम लोगों को 21 आउट ऑफ 21 मिला हो, बट जिन लोगों को कम मिला है, जो भी मार्क्स मिले तुम्हें मुझे सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। एकदम फेयर मार्क्स बताना तुम लोग, ओके। एंड इस चैनल पे तुम लोगों को क्या मिलेगा देख लो। सबसे पहले क्लास 11 ह्यूमैनिटीज के लिए कौन से सब्जेक्ट्स के कंटेंट्स अवेलेबल है, सोशियोलॉजी के लिए, साइकोलॉजी के लिए, इंग्लिश, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए कंटेंट्स अवेलेबल है फॉर यू ऑल, ओके। एंड ये जो नोट्स मैं जो भी पढ़ाती हूँ उन सभी के नोट्स एंड पीडीएफ्स जो है वो तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। थ्रेड्स एंड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, तभी तो तुम लोगों को हमारे चैनल के जो भी वीडियोस, लेक्चर्स हैं टाइम पे एंड अपडेट्स टाइम पे मिलते रहेंगे, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। सो अब हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स द एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, वुड यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट रैपिड सोशल चेंज इज कंपैरेटिवली न्यू फेनोमेनन इन ह्यूमन हिस्ट्री? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तुम्हें क्या लगता है कि ये जो रैपिड सोशल चेंज है वो हमारे लाइफ में, ह्यूमन के हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा नया कॉन्सेप्ट है, यानी कि हमारे समाज में जैसे कि हम लोग देखते हुए आ रहे थे चेंजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे हो रहे हैं, बट लास्ट जो पास्ट के 100 ईयर्स हैं उसमें चेंजेस हम लोग बहुत स्पीड में देख रहे हैं। तुम्हें क्या ऐसा लगता है? एंड अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो क्यों लगता है, रीज़न बताओ। तो देखो मैंने एक सैम्पल आंसर अटैच किया है, तुम्हें अपने थॉट्स को लिखने हैं, बट कैसे लिखने हैं वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। so, इसलिए मैंने एक आंसर लगा रखा है। देखो मुझे तो लगता है भाई हाँ, समाज में कुछ ज़्यादा ही जल्दी अब पास्ट के कुछ ईयर से हम लोग चेंजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट में देख रहे हैं। वही सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि पिछले 100 ईयर्स से हम लोग देख रहे हैं कि चेंजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीड में हो रहे हैं। दिस एक्सेलरेशन इन चेंजेस वॉज मेनली ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजीज। यानी जो स्पीड हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 100 ईयर्स में इतने चेंजेस कैसे आ रहे हैं, सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन हुआ, राइट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, उसके हिसाब से उसी टाइम पीरियड के हिसाब से हम लोग देखिए तो टेक्नोलॉजीज वगैरह आना शुरू हुई, एंड टेक्नोलॉजीज ने एक बहुत ही ज़्यादा बूस्ट दिया है टू ऑल चेंजेस इन आवर लाइफ्स, राइट। देयरफॉर द स्पीड ऑफ दीज चेंजेस that are occurring in is increasing day by day every decade. The human beings are progressing towards development and new scientific milestones every day. So वही बताया हुआ है कि कैसे हमारे समाज में टेक्नोलॉजीज की वजह से चेंजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी आ रही हैं, एंड हमारे लाइफ में, हमारे डे टू डे लाइफ में रोज़ इन टेक्नोलॉजीज में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स देखे जाते थे, राइट, लोगों के घर में टीवी भी नहीं हुआ करते थे, एंड फिर हम लोग नहीं जानते थे कि व्हाट इज स्क्रीन टच फ़ोन। आज हमारे पास स्क्रीन टच फ़ोन है, एंड एक ऐसा टाइम भी आएगा जब हमारे पास होगा एक रोबोट, राइट, एआई रोबोट्स। सो ऐसे टाइम्स आने वाले हैं। टेक्नोलॉजीज जो है वो इतनी स्पीड से डेवलप हो रहे हैं, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 2 अब क्या पूछ रहा है कि सोशल चेंज जो है उसको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो अदर काइंड्स ऑफ चेंजेस से। सोशल चेंज जो है वो हर काइंड ऑफ चेंजेस नहीं होते। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने बताया था वो वाला एग्जांपल, तुम लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना है जिसे भी याद है वो चेंज का एग्जांपल। सो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। समाज में बहुत से चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल वुमेन्स जो है, जब वो पहले के टाइम में साड़ी ही पहनती थी, राइट, लेकिन आजकल के टाइम में हम लोग देख रहे हैं कि वुमेन्स लोग जो हैं वो न्यू ड्रेसेस पहनना शुरू किए, न्यू स्टाइल्स के ड्रेस पहनना शुरू किया। तो ये भी तो एक सोशल चेंज हुआ, क्या हम इसे बोल सकते हैं? समाज में तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बट नहीं, सोशल चेंज जो है वो अलग अलग चेंजेस होगा। मतलब सोशल चेंजेस जो है वो ऐसे चेंजेस नहीं होते हैं, बल्कि वैसे चेंजेस होते हैं जो स्ट्रक्चर में, समाज के स्ट्रक्चर में चेंजेस लाए और बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस लाए, हमारे लाइफस्टाइल्स को चेंज करे, वैसे ही उसे ही हम अपने सोशल चेंज की कैटेगरी में लेते हैं, राइट। एंड इसके बारे में हम लोगों ने एमसीक्यूज के टाइम पे भी डिस्कस किया था, एंड वही सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है, राइट। सो सोशल चेंज की सोशल चेंज क्या होता है,
राइट। एंड सोशल चेंज की वजह से हमारे लाइफस्टाइल्स में चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस जो हमारे लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है, फंडामेंटली हमारे सोसाइटी में फंडामेंटल चेंजेस को लाता है, वही होता है हमारा सोशल चेंज। देयरफॉर द चेंजेस दैट इम्पैक्ट अ लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी आर कॉल्ड सोशल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, अगर चेंज आए गवर्नमेंट में, मे नॉट बी नेसेसरली क्वालिफाइड एज सोशल चेंज, यानी कि गवर्नमेंट में कोई भी चेंज आ जाए तो हम उसे सोशल चेंज नहीं कहेंगे, राइट। हाउएवर अ चेंज इन द सोशल आइडियाज, जैसे कि आइडियाज में कोई चेंजेस आ जाए, कैपिटलिज्म से लेके सोशलिज्म से लेके अबॉलिशन ऑफ प्रैक्टिसेस लाइक व्हाट नोन एज अनटचेबिलिटी, तो इन सभी चेंजेस ने हमारी लाइफ को चेंज किया, हमारे लाइफस्टाइल्स को चेंज किया, राइट। सो दैट इज द रीजन वाई इट इज नोन एज योर सोशल चेंजेस, क्योंकि इन चेंजेस ने हमारी लाइफ को अफेक्ट किया है, इम्पैक्ट किया है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रक्चरल चेंज? स्ट्रक्चरल चेंज क्या होता है एंड इसका एग्जांपल दो, व्हाट इज रिटन इन योर बुक उससे अलग हटके, लाइक दैट। सो स्ट्रक्चरल चेंजेस मतलब ऐसे चेंजेस जो हमारे समाज के स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव लाए। दिस टाइप ऑफ चेंज इंक्लूड्स चेंजेस इन स्ट्रक्चर ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस और द रूल्स बाय विच दे आर रन। यानी कि इस टाइप के चेंजेस, हमारे जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं वो ऐसे चेंजेस होते हैं जो हमारे समाज के सोशल इंस्टीट्यूशंस के स्ट्रक्चर को चेंज करें, ओके। द स्ट्रक्चरल चेंजेस आर द लॉन्ग टर्म एंड परमानेंट चेंजेस, यानी कि स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो परमानेंट एंड लॉन्ग टर्म वाले चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन एक स्ट्रक्चरल चेंज है। इट टुक प्लेस इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड थ्रू ग्लोबल नेटवर्क। सो ग्लोबलाइजेशन से, ग्लोबल नेटवर्क से बहुत सारे वर्ल्ड जो हैं वो कनेक्टेड हुए एंड ग्लोबलाइजेशन से भी समाज में बहुत सारे चेंजेस आए, राइट। सो ये एक स्ट्रक्चर को चेंज करने का ही एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। डिस्क्राइब सम काइंड्स ऑफ एनवायरमेंटल रिलेटेड सोशल चेंज, यानी कि एनवायरमेंट से रिलेटेड जो समाज में चेंजेस आते हैं उसे डिस्क्राइब करो। अगर हम इनकी बात करें तो हमारे समाज में आजकल तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिसकी वजह से हमारे जो इन्वायरमेंट है, उन जगहों पे जो रेगिस्तान थे, जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं थे, पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी, वहाँ पे हमारे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उससे, उनकी हेल्प से हम लोग खेती वगैरह करने लग गए, राइट। सो ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है कि कुछ चेंजेस हमारे जो इन्वायरमेंट से होते हैं वो डिस्ट्रक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक वगैरह आ गया, नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गया, तो वो जो चेंजेस होते हैं वो हमारी लाइफ में हमेशा के लिए रह जाते हैं, उसे हम चेंज नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। वेराज एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है ऑफ दिस इन्वायरमेंटल चेंज, दैट इज़ हमें अपने इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीज़ें भी मिलती हैं। फॉर एग्जांपल हमें फूड मिलता है, हमें अपने इन्वायरमेंट से वाटर मिलता है जो कि बेसिक थिंग्स है, साथ में हमें फॉसल फ्यूल्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें तो हमें अपने इन्वायरमेंट से ही मिलती हैं, राइट। सो यही सारी चीज़ों को यहाँ पे तुम्हें पॉइंट्स वाइज डिस्क्राइब ऑन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। व्हाट आर सम काइंड्स ऑफ चेंजेस brought about by technology and economy? So technology and economy से जो changes आए हैं उसे तुम्हें explain करना है। देखो ये तो मैंने MCQs के टाइम पे भी डिस्कस किया था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस उसने लाया था, एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में दैट टू टेक्नोलॉजी का भी मतलब हम लोगों ने डिस्कस किया था, जहाँ पे बहुत से मशीन्स, टूल्स वगैरह आ गए थे, इंट्रोड्यूस हो गए थे, राइट। सो उससे चेंजेस क्या थे? स्टीम शिप्स, स्टीम इंजन्स एंड ऑल दिस थिंग्स स्टार्टेड, राइट। एंड इकोनॉमिक चेंज कैसे आया? बहुत से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इसने क्रिएट की थी समाज में, सिटीज़ के अंदर, राइट। सो यही सारी चीज़ें तुम्हें लिख देनी है, ठीक है। एंड रीड ऑन भी करोगे तो वही सारी चीज़ें हैं जो मैं बोल रही हूँ, वही सारे पॉइंट्स में एकदम एक्सप्लेन करके लिख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ कि व्हाट इज मेंट बाय सोशल ऑर्डर, एंड ये कैसे मेंटेन किया जाता है समाज में। तो सोशल ऑर्डर क्या होता है, इसका डेफिनेशन तुम्हें क्या लिखना है वो तो तुम लोग यहाँ पे पढ़ ही लोगे, ठीक है। PDF है वो तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक कॉमेंट सेक्शन में पिंड है एंड डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, यू कैन ज्वाइन इट, राइट। सो अब हम बात करें सोशल ऑर्डर की, तो समाज में एक ऑर्डर की ज़रूरत होती है चीज़ों को व्यवस्थित रखने के लिए, राइट। जैसे कि हमारे क्लास है, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब चीज़ें व्यवस्थित नहीं होंगी तो कोई भी किसी भी बेंच पे जाके बैठ जाएगा, हल्ला होने लगेगा क्लास में, बेंच तोड़ देगा कोई, विंडो तोड़ देगा कोई, राइट। सो सोशल ऑर्डर मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए कि किसे कौन से बेंच पे बैठना है, किसे क्या कब करना है, लाइक दैट प्रेयर कब होगा, असेंबली कब होगी, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, राइट। क्या तुम्हें करना है, क्या तुम्हें नहीं करना है। स्कूल में तुम लोग फैंसी ड्रेस पहन के तो नहीं जाओगे, राइट। सो ये सारे तुम्हारे एक समाज में ऑर्डर को स्टैब्लिश करता है, रूल्स को स्टैब्लिश करता है,
राइट। सो सोशल ऑर्डर की वजह से क्या होता है, हमारे समाज में रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो टाइम टू टाइम पे आते रहते हैं, साथ ही में हमारे समाज में चेंजेस भी रेगुलेट होते हैं। हमारे हर सोसाइटी में सोशल ऑर्डर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे समाज में चेंजेस भी सोशल ऑर्डर की वजह से आते हैं, एंड हमारा जो समाज है वो चल भी पाता है सही तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से, बिकॉज ऑफ दिस सोशल ऑर्डर। ठीक है, यही सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। दस सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना बाय पीपल हु आर इन पावर, बिकॉज दे डू नॉट वांट टू लूज कंट्रोल ओवर सोसाइटल नॉर्म्स एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। सो दैट इज द रीजन वाई सोशल ऑर्डर जो है वो ना सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्पोर्टेंस देता है, बट साथ ही में समाज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देयरफॉर द डोमिनेंट ग्रुप्स इन सोसाइटीज रेसिस्ट सोशल चेंज। कभी कभार कुछ चेंजेस होते हैं जो समाज में ज़रूरत होती है जिन चेंजेस की, राइट। फॉर एग्जांपल जो लो क्लास पीपल है उनके बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं होते हैं तो वो डिमांड करते हैं, राइट। so, समाज में चेंजेस भी लाने का काम सोशल ऑर्डर करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे सोसाइटी में एक स्ट्रक्चर बना होता है, एक ऑर्डर फॉर्मेशन है कि यहाँ पे रिच क्लास रहेंगे, यहाँ पे मिडिल क्लास पीपल रहने वाले हैं, एंड यहाँ पे जो थर्ड है वो पुअर क्लास पीपल रहने वाले हैं, राइट। फर्स्ट में हमारे रिच होंगे, सेकंड में हमारे मिडिल क्लास, एंड थर्ड में हमारे जो है वो पुअर पीपल रहने वाले हैं, राइट। सो ये जो पुअर पीपल हैं इनकी अगर बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं होती है तो ये रिवॉल्यूशन करते हैं, राइट। सो हमारे जो सोशल ऑर्डर है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन स्टैब्लिश है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ जो रिच पीपल है उससे फेवर करेंगी तो पुअर पीपल आवाज़ उठाएंगे, राइट, एकजुट होंगे, एंड फिर क्या होगा, समाज में चेंज आएगा, राइट। सो यही चीज़ यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेन कर देनी है और कुछ नहीं, बहुत आसान सा है, एकदम आराम से हो जाएगा तुम लोगों से, ठीक है। अब अथॉरिटी क्या होती है एंड कैसे ये अथॉरिटी डोमिनेशन एंड लॉ से रिलेटेड है, ये तुम्हें एक्सप्लेन करना है, ओके। सो अथॉरिटी मैक्स वेबर डिस्क्राइब करते हैं कि पावर का ही फॉर्म है जब हमारे पावर जो है वो सही तरीके से, फेयर तरीके से यूज़ किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल्स के द्वारा, सो उसे हम अथॉरिटी का नाम दे देते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड ये जो हमारी अथॉरिटी होती है वो हमारे लॉज में लिखी होती है, मेंशन होती है। फॉर एग्जांपल एक IAS ऑफिसर की जो पावर्स है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो बुक में मेंशन कर दी जाती है। ये यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेन करना है, साथ ही में तुम्हें ये भी बताना है कि जो लॉ है, अथॉरिटी को मेंशन करते हैं हम लॉज वगैरह में, एंड ये जो लॉज है वो एक रिटेड एक्सप्लिसिट फॉर्म है जो हर किसी के लिए इक्वल एंड इम्पोर्टेंस रखते हैं, राइट। हर किसी को फॉलो करना पड़ता है इन सभी रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि लॉ में लिखे होते हैं। साथ ही में डोमिनेशन की बात करें तो मॉडर्न सोसाइटीज में, डेमोक्रेटिक स्टेट में जो लॉज हैं वो क्रिएट किसके द्वारा किए जाते हैं, लेजिस्लेचर के द्वारा। दे एक्ट एज अ बाइंडिंग फोर्स ऑन सिटीजंस एंड हेंस डोमिनेट देम। हमारे जो लॉज होते हैं, देखो पहले तो अथॉरिटी पावर दे कि हम लोग सही काम को कर सकें, राइट, बट ये जो सही काम भी है वो हम अपने दायरे में रह के करें, उसके लिए कुछ रूल्स मेंशन है, कुछ रेगुलेशंस मेंशन है, जिसे हम लोग लॉ कहते हैं, राइट। एंड ये जो लॉज हैं वो सभी के लिए इक्वल है एंड सभी को मानना पड़ता है इन सभी लॉज को, एंड दैट इज द रीजन वाई ये हमारे ऊपर डोमिनेशन को शो कर रहा होता है। सो दे एक्ट एज अ बाइंडिंग फोर्स ऑन सिटीजंस एंड हेंस डोमिनेट देम। दिस डोमिनेट्स वर्क्स थ्रू लेजिटिमेट पावर्स और अथॉरिटी, एंड ये जो फॉर्म ऑफ डोमिनेशन है ये अथॉरिटी को शो करता है, एंड लार्ज part of which codified in laws. It requires consent and cooperation on a regular basis to maintain legitimacy. And इन तीनों चीज़ों की, authority, law and domination together हम लोग यूज़ करते हैं ताकि सोसाइटी में cooperation बना रहे, समाज में रेगुलर बेसिस पे जो है वो कोऑर्डिनेशन एंड कॉपरेशन बना रहे। इसी रीज़न की वजह से इन तीनों जो है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में, कैसे हम लोग विलेज, टाउन एंड सिटी को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये तो बहुत आसान है। विलेज मतलब क्या होता है, हमारे जो रूरल एरियाज होते हैं, राइट, जहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम होता है, लोग बहुत ज़्यादा कम होते हैं, एंड जो रिलेशनशिप्स है वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, लोग जो है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चरल वर्क में जुड़े होते हैं। वेयर सिटी एंड टाउन्स वो जगह है जहाँ पे लोग जो है वो ज़्यादातर नॉन एग्रीकल्चरल वर्क्स पे डिपेंडेंट होते हैं, जहाँ पे आजकल की पॉपुलेशन जो है, यानी कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो सिटीज़ एंड टाउन्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। एंड ये सारी चीज़ें तुम लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, ओके। अब नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में, कि क्या फीचर्स होते हैं सोशल ऑर्डर जो कि गाँव में है। देखो गांव में भी सोशल ऑर्डर है, एंड समाज अर्बन सोसाइटीज, अर्बन टाउन्स एंड सिटीज में भी हमारे व्हाट नोन एज सोशल ऑर्डर है। सो यहाँ पे बोला गया कि जो गांव में
सोशल ऑर्डर है उससे बताओ। सो गांव में जो है सोशल ऑर्डर कुछ इस तरीके से है कि जो स्मॉल साइज ऑफ विलेज इज सुटेबल फॉर मोर पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप्स, यानी कि समाज में कुछ ऐसा ऑर्डर है। देखो विलेजेस की बात करें तो विलेजेस जो है वो बहुत स्मॉल इन साइज होते हैं एंड रिलेशनशिप्स जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ अ विलेज फॉलोज ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, यहाँ पे हमारे विलेजेस में जो है ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल्स होती हैं सभी की, एंड इंस्टीट्यूशन जो है कास्ट एंड रिलीजन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है। सोशल इंस्टीट्यूशन डू नॉट वेलकम चेंज इजीली एज कम्पेयर टू टाउन्स एंड सिटीज। टाउन्स एंड सिटीज में हम लोग चेंज बहुत आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं, वेयर एज विलेजेस में बहुत धीरे धीरे इन चेंजेस को वेलकम किया जाता है या फिर नहीं वो लोग करना शो करते हैं, ज़्यादातर वो चेंजेस को ना एक्सेप्ट करना ही शो करते हैं। विलेजेस जो है ऑल्सो हैज़ अ स्ट्रॉन्ग पावर स्ट्रक्चर एज द पीपल इन पावर कंट्रोल ऑल द रिसोर्सेज एंड रेसिस्ट चेंज। विलेज जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर शो करता है या रखता है। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावर रखते हैं टू टेक डिसीजंस ऑन द मैटर ऑफ लैंड एंड ऑल। ओके, it is not easy for subordinate groups to challenge the dominant groups। जो भी छोटे जो ग्रुप्स होते हैं वो बड़े डोमिनेंट ग्रुप्स को चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। द पुअर आर डिपेंडेंट अपॉन द डोमिनेंट सेक्शन फॉर सपोर्ट एंड एम्प्लॉयमेंट। जो भी पुअर पीपल है विलेजेस के अंदर वो रिच पीपल या डोमिनेंट सेक्शन पे डिपेंडेंट होते हैं कि डोमिनेंट सेक्शन से हमें कुछ एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट हो। विलेजेस आर नॉट वेरी वेल कनेक्टेड टू द टाउन्स एंड सिटीज एंड दस नॉट कंडसिव टू चेंज। विलेजेस जो है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है टाउन्स और सिटीज से, इसलिए चेंजेस जो है वो बहुत ग्रेजुअली आते हैं। नए मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन से, लैंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजीज के हेल्प से जो गैप है हमारे विलेजेस एंड टाउन्स एंड सिटीज में, इसे फिल करने की कोशिश की जा रही। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में। व्हाट आर सम ऑफ द चेंजेस टू सोशल ऑर्डर इन अर्बन एरियाज। अब तुम्हें बताना ही है कि सोशल चैलेंजेस जो हम फेस करते हैं अर्बन एरियाज में। वही हमारे जो पॉपुलेशन है, मतलब ज़्यादातर लोग अब गाँवों को छोड़कर शहरों में आ रहे हैं फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा। सो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आ तो रहे हैं बट इन्हें रहने के खाने के जगह नहीं मिल रहा, इसलिए स्लम्स हम लोग देखने को मिल रहा है अपने शहरों में, राइट। एंड ये हमारा पहला प्रॉब्लम है। दूसरा है हाइजीनिक का प्रॉब्लम, यहाँ से हम लोग को देखने को मिलता है। देन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो सिटीज एंड टाउन्स में बहुत ज़्यादा हो गया है, राइट। एंड हाउसिंग की प्रॉब्लम है। लॉ एंड ऑर्डर की भी इश्यूज हो रहे हैं बिकॉज क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं यहाँ पे अर्बन सोसाइटीज़ में। रिलीजियस राइट्स है, जो हमारे रिलीजन के बेस पे दंगे हैं वो भी इसी रीज़न की वजह से हो रहे हैं। गेटेड कम्युनिटीज ज़्यादा से ज़्यादा बन रही हैं। देन ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी एयर पॉल्यूशंस वगैरह भी इंक्रीज हो रही है। सो ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द एंड ये सारी चैलेंजेस हैं आजकल के जो अर्बन पॉपुलेशन है या अर्बन एरियाज है। इससे तुम लोग बहुत आराम से और आसानी से लिख सकते हैं बिकॉज यू ऑल्सो कम्स फ्रॉम अर्बन एरियाज ओनली, राइट। अब हम लोग मूव करेंगे टूवर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि तुम्हारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप तुम लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हैं, चैप्टर बहुत अच्छे से इवन क्लियर हो रहा है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि तुम्हारे एग्जाम्स में आ सकते हैं। सो फर्स्ट है कॉन्फॉर्मिटी किसे कहते हैं। कॉन्फॉर्मिटी एक सोशल इन्फ्लुएंस है जो कि इंडिविजुअल को चेंज करता है, मतलब इंडिविजुअल के एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर में चेंज आता है इन ऑर्डर टू एडहेयर टू एग्जिस्टिंग सोशल नॉर्म्स। समाज में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लोगों ने ही बना के रखे हैं उसे उसे फॉलो करने के लिए हमारे जो एटीट्यूड्स होते हैं उसे हम लोग कहते हैं कन्फॉर्मिटी। ओके, सो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट कम्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्या होता है घेटोइजेशन का मतलब। घेटोइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं घेटोस को थ्रू कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड कंपोजिशन नेबरहुड्स इनटू सिंगल कम्युनिटी नेबरहुड्स। यानी कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग आते हैं एंड वो एक कम्युनिटी बनाते हैं, उसे हम लोग घेटोइजेशन नेबरहुड्स कहते हैं या घेटोइजेशन कहते हैं या कम्युनिटी नेबरहुड्स कहते हैं, लाइक दैट। देन है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी किसे कहते हैं। देखो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर जो कि विथ होम पीपल गेट अटैच्ड ड्यू टू हीज exceptional and supernatural qualities is called charismatic authority. Some people have greater power to influence people. देखो कुछ लोगों के पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की, ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करने की जो एक स्पेशल क्वालिटी होती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल के अंदर स्पेशल क्वालिटी होती है बड़े ग्रुप्स को इन्फ्लुएंस करने की, तो ये हमारे कैरिस्मेटिक अथॉरिटी होती है। वो लीडर जो लोगों को प्रभावित कर सके अपने क्वालिटीज़ के बेसिस पे, उसे हम लोग कहेंगे कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाओ, तो कैरिस्मेटिक अथॉरिटी जो है वो हमारे क्वालिटीज से मेनली डील करता है, ठीक है, जो हमारे क्वालिटीज हमें बर्थ के साथ हमें मिले होते हैं लाइक दैट, या हमारे अंदर इवॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसे टेक्नोलॉजी समाज में चेंजेस लाता है। टेक्नोलॉजी मतलब वो technology refers to the use of sophisticated methods to fulfill material needs which is capable of bringing vast changes in society। टेक्नोलॉजीज का मतलब वो मशीन्स, वो टूल्स जो हमारे लाइफ को या लाइफ स्टाइल्स को बहुत ज़्यादा आसान बना दे, राइट। इट चेंजेस द सिंपल सोसाइटी। हमारी जो सिंपल सोसाइटी है उसे इस टेक्नोलॉजी ने बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया आजकल के टाइम में। सो ये हमारी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है एंड कैसे हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है या चेंजेस लाती है समाज में। फॉर एग्जाम्पल हमारे एग्जाम्पल दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पहले के टाइम में हमारे पास हुआ करता था सिर्फ एक डायल पैड वाला छोटा सा फोन, लेकिन अब हमारे पास स्क्रीन टच फोन है, राइट। सो टेक्नोलॉजी जो चेंज हो रही है तो हमारे लाइफ स्टाइल भी चेंज कर रही है, राइट। हम लोग आज के टाइम में कनेक्टेड है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट। हम लोग डिफरेंट कंट्रीज के मूवीज देखते हैं, लाइक हॉलीवुड मूवीज हम लोग देखते हैं, डिफरेंट कंट्रीज के ड्रामाज देखते हैं, राइट। सो ये कैसे हो पा रहा है? हमारी टेक्नोलॉजी की ही मदद से। ये हमारे समाज में चेंजेस ला रहा है। कहाँ हम लोग एक दूसरे के न्यूज़ के बारे में पहले के टाइम में नहीं जानते थे, हम लोग ये भी नहीं जानते थे पत्र लिखना पड़ता था, अब हम लोग सभी कुछ एक फ़ोन में देख लेते हैं, राइट। सो दैट इज़ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो तुम्हें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है कि सबर्ब्स क्या होते हैं। सबर्ब्स एक ऐसी कम्युनिटी होती है जो कि सिचुएटेड होती है सिटी के आउटस्कर्ट में, यानी कि समाज है, सिटी जो है उसके एक आउटस्कर्ट में, सिटी के बाहरी क्षेत्र में हमें सबर्ब्स दिख जाते हैं। हैव लो पॉपुलेशन डेंसिटी, बहुत कम लोग होते हैं, एंड स्मॉलर पॉपुलेशन, कम पॉपुलेशन भी होती है एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी कम होती है। इट इज़ लोकेटेड इन द मेट्रोपॉलिटन एरिया, ये कुछ मेट्रोपॉलिटन एरिया के पास लोकेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल चेंज क्या होता है। भाई मैंने कितनी बारी तुम लोगों को सोशल चेंज बता दिया, तो अब तुम लोग सोशल चेंज का आंसर अच्छे से रीड कर लेना एंड मुझे कमेंट सेक्शन में भी साथ में बताना जो भी मैंने डेफिनेशन अब तक सोशल चेंज के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोसाइटी इज नॉट स्टैटिक फिनोमेना, इंस्टेड इट इज सब्जेक्ट टू कांस्टेंट चेंज। डिस्कस करो। समाज जो है वो एक स्टैटिक पार्ट नहीं है, ऐसा पार्ट नहीं जो चेंज कभी नहीं लाए। यानी कि समाज में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आजकल के टाइम में हो रहे हैं, राइट। सो तुम्हें इसके ऊपर कमेंट्स देने हैं या डिस्कस करना है इसके बारे में कि कैसे समाज में जो है वो कांस्टेंट चेंजेस आ रहे हैं। सो वही सोशल चेंज को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि सोशल चेंज जो है वो इनएविटेबल इन सोशल लाइफ एंड रिलेशनशिप्स। अब हमारे समाज में जो है वो कांस्टेंट चेंजेस आ रहे हैं, राइट। इवोल्यूशनरी थ्योरीज के हिसाब से सोसाइटी जो है वो एक डिफाइनाइट डायरेक्शन में मूव कर रही है एंड चेंजेस को ला रही है। सोशल चेंज जो है वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल होते हैं जो कि हमारे सोसाइटी के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। एक्सटर्नल चेंज जो है वो रिफर्स टू चेंजेस इन फॉर्म्स ऑफ फैमिली मैरिज। एक्सटर्नल चेंजेस जो है वो फैमिली मैरिज वगैरह से होते हैं एंड किंगशिप से होते हैं, whereas इंटरनल चेंजेस जो है वो नॉर्म्स एंड वैल्यूज के थ्रू होते हैं। रेट ऑफ चेंज of internal aspects is always slow because the social norms, values and belief gradually becomes a part of society, core of पर्सनैलिटी। यानी कि जो सोशल चेंज है वो एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू, इवोल्यूशनरी प्रोसेस के जैसा, राइट। क्योंकि हमारे जो समाज है उसमें बहुत से सोशल नॉर्म्स है, रूल्स है, बिलीफ सिस्टम है, जिससे चेंज होने में और इवॉल्व होने में टाइम लगता है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, दैट इज सोशल डार्विनिज्म क्या होता है। इसे भी मैंने बहुत बार एक्सप्लेन कर लिया है तो तुम लोगों को इसे रीड करना है। नेक्स्ट आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे कि टेक्नोलॉजी कैसे समाज में चेंज लाता है, इसका एग्जाम्पल दो। तो इससे भी मैंने डिस्कस किया था, स्टीम इंजन, स्टीम शिप्स, ऑल द सेम थिंग्स आर रिटन बट एक फॉर्मेट एंड ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में। नेक्स्ट क्या है कि कुछ फीचर्स बताओ सोशल ऑर्डर इन रूरल एरियाज। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, डेंसिटी पॉपुलेशन कम होती है, राइट। रिलीजन यहाँ पे मेन फोकस है, देन यहाँ पे कास्ट भी बहुत एक डोमिनेंट एंड स्ट्रॉन्ग पार्ट है, राइट। सो ये सारी चीज़ें ही यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं सोशल ऑर्डर इन रूरल एरियाज वो तुम्हें एक्सप्लेन करना है, राइट। सो वही चीज़ें जैसे हाई डेंसिटी पॉपुलेशन हम लोग देखने को मिलता है, देन व्हाट नोन एज योर यहाँ पे रिलेशनशिप्स जो हैं जनरली हमारे जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ हम लोग देखते हैं कि हमारे जो रिलेशनशिप्स है वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं,
राइट। सो एंड यहाँ पे हम लोगों ने वही सैनिटेशन की प्रॉब्लम देखी है, पब्लिक सेफ्टी की प्रॉब्लम्स है, ये सारे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हम लोगों ने डिस्कस किया था, वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, बट अगेन फॉर अ लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से, तो एक बार इसे रीड ऑन कर लेना, ठीक है। एंड इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो होता है पूरी तरीके से समाप्त, कंप्लीट। हम लोगों ने वन शॉट भी देख लिया एंड एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लिया। एंड अब इस वीडियो के बाद आई एश्योर यू कि अब तो तुम लोगों के फुल मार्क्स आ जाएंगे, बिकॉज तुम लोगों ने सभी चीज़ें अच्छे से समझ भी ली हैं एंड साथ ही में तुम लोगों को अपने मार्क्स ऑफ एमसीक्यूज मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना भी है, ठीक है। वन मोर थिंग आई विल से बिफोर यू आर गोइंग इज दैट हमारे चैनल पे तुम लोगों को सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस के वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। एंड जो भी मैं पढ़ाती हूँ उन सभी के पीडीएफ्स और नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। फर्दर तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो हमें थ्रेड्स, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज हमारे चैनल्स पे न्यू वीडियोस एंड अपडेट्स आते रहते हैं, सो उसे टाइम पे देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।